वेलकम स्टूडेंट। मैं हूँ टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम तुल्यकाली मोटर का वी एंड एंटी वी कर्व पढ़ेंगे। अर्थात हम यहाँ पर देखेंगे जो सिंक्रोनस मोटर है, तुल्यकाली मोटर का वी एंड एंटी वी कर्व पढ़ेंगे। यहाँ पे एंटी वी अर्थात कि इन्वर्ट वी कहलाता है। तो यह हो जाएगा तुल्यकाली मोटर का तुल्यकाली मोटर का V एंड एंटी वी कर्व। अर्थात यहां पर हम देखेंगे ये जो तुल्यकाली मोटर है अर्थात सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व पढ़ेंगे हम। सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व। तो सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व अर्थात कि तुल्यकाली मोटर का वी कर्व किस टाइप से होगा और कैसा होगा ये देखेंगे स्टूडेंट। इसमें क्लियर है स्टूडेंट? तो सिंक्रोनस मोटर का वी और एंटी वी कर्व, या ये बोल सकते हैं वी एंड एंटी वी कर्व ऑफ सिंक्रोनस मोटर का वी और एंटी वी कर्व आज का टॉपिक है स्टूडेंट। तो आज के टॉपिक में हम वी कर्व के बारे में जानेंगे कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व कैसे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंक्रोनस मोटर में जब सिंक्रोनस मोटर का जो एक्साइटेशन है उसको चेंज किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है, तब आर्मेचर करंट के विभिन्न मान हमें प्राप्त होते हैं स्टूडेंट। जब सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन परिवर्तित करते हैं तो ये एक्साइटेशन का जो मान है स्टूडेंट, यही एक्साइटेशन का मान, इस एक्साइटेशन मान डीसी एक्साइटेशन का मान यदि हम चेंज करते हैं सिंक्रोनस मोटर में, तो यह आर्मेचर पर फेस या डीसी एक्साइटेशन अर्थात कि फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है इसे। क्लियर है स्टूडेंट? हम जब वीर कर्व खींचेंगे तो ये डीसी एक्साइटेशन के बीच में खींचा जाएगा, अर्थात कि आर्मेचर करंट पर फेस और डीसी एक्साइटेशन अर्थात कि फील्ड करंट इन दोनों के बीच में खींचा जाएगा। क्या ये कह सकते हैं कि आर्मेचर करंट और डीसी एक्साइटेशन या फील्ड करंट के बीच में ही वी कर्व खींचा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां पर हम देखेंगे इसकी मेथड क्या है। तो मेथड दोस्तों इसकी देखेंगे तो मेथड ये है, इसमें मेथड में बेसिकली जब हम सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन परिवर्तित करते हैं, तो सिंक्रोनस मोटर का जब भी एक्साइटेशन परिवर्तित किया जाता है स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर का ये जो एक्साइटेशन है, एक्साइटेशन को ही परिवर्तित किया जाता है, चेंज किया जाता है सिंक्रोनस मोटर का। तो सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन को सिंक्रोनस मोटर के एक्साइटेशन को चेंज किया जाता है जब भी, तब आर्मेचर करंट के विभिन्न मान भी हमें प्राप्त होते हैं और ये सभी मान एक ही इनपुट शक्ति से संबंधित होते हैं। अर्थात कि ये बोल सकते हैं जब आर्मेचर करंट के विभिन्न मान हमें प्राप्त होते हैं तब ये सभी मान, जितने भी मान हैं, वो इनपुट पावर से संबंधित होते हैं, मतलब कि इनपुट पावर से ही रिलेटेड होंगे। तो हम जो इनपुट पावर देंगे यही इनपुट पावर पर ही रिलेटेड होंगे, इस पर ही, इससे ही संबंधित होंगे स्टूडेंट। एक्साइटेशन इसी पर डिपेंड करेगा। तब आर्मेचर करंट का जो प्रत्येक मान होता है वो किसी विशिष्ट, मतलब कि अलग एक्साइटेशन के अनुरूप हो जाता है। तो आर्मेचर करंट का मान ये किसी जो एक्साइटेशन का मान है उसमें चेंज हो जाता है। तो कोई विशिष्ट जो एक्साइटेशन होता है उसके कारण ये चेंज हो जाता है। और जब एक्साइटेशन को लो और हाई करते हैं तब इसमें क्या होता है, एक्साइटेशन का मान निम्न मान से उच्च मान होगा। तो इसमें एक्साइटेशन का मान कभी हाई होगा कभी लो होगा। तो ये एक्साइटेशन का मान लो से हाई हो जाता है स्टूडेंट। तो जब भी हम यहाँ पर सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटेशन को चेंज करते हैं तो लो से हाई, हाई से लो, ये चेंज होते रहता है। तो आर्मेचर करंट का मान इसमें भी क्या करेगा, घटता बढ़ता रहेगा। जब एक्साइटेशन को हम बढ़ाएंगे तो एक्साइटेशन के मान को बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आर्मेचर करंट का भी मान घटता बढ़ता है। क्लियर है स्टूडेंट? आर्मेचर करंट का भी मान घटता बढ़ता है। अब यहाँ पर जब एक्साइटेशन के मान को कम ज्यादा करेंगे तो आर्मेचर करंट का भी मान घटता बढ़ेगा, मतलब कि घटते बढ़ते जाएगा। तो इसमें यूनिटी पावर फैक्टर पर करंट का जो मान है वो न्यूनतम हो जाता है। यूनिटी पावर फैक्टर पर जो करंट का मान है ये कम ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट। यूनिटी पावर फैक्टर पर
आर्मेचर करंट का जो मान है ये कम ज्यादा हो जाता है। और जब ये आर्मेचर करंट का मान कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें आर्मेचर करंट का मान पुनः फिर से घटने बढ़ने लगेगा, क्योंकि पावर फैक्टर चेंज होने पर, पावर फैक्टर के कम ज्यादा होने पर यहाँ पर आर्मेचर करंट के मान में भी परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, एक्साइटेशन का मान यदि चेंज कर रहे हैं हम, एक्साइटेशन को घटा बढ़ा रहे हैं, तो इसके कारण भी आर्मेचर करंट का मान अर्थात कि आईए करंट का मान, आर्मेचर करंट का मान ये भी पर फेज घटता बढ़ता जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें भी धारा के मान में प्रवाहित होने लगता है और ये इफेक्ट डालने लगता है, क्योंकि आर्मेचर करंट के मान में इफेक्ट होगा। तो इसके कारण देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या किया, एक्साइटेशन को कम ज्यादा किए। जब एक्साइटेशन को कम ज्यादा करते हैं तो ये जो आर्मेचर करंट का मान है, ये आर्मेचर करंट का मान कम ज्यादा होने लगता है। और जब आर्मेचर करंट का मान कम ज्यादा होने लगता है तो इसके अपोजिट रिलेशन में क्या है दोस्तों, इसमें फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग के मान में भी सडनली चेंजेस होने लगता है। तो जब फील्ड वाइंडिंग के मान में सडनली चेंज होता है स्टूडेंट, तो हमें यहाँ पर एक चीज देखने निकलती है कि दोनों के मान में परिवर्तन होने लगेगा, अर्थात कि इफेक्ट दोनों के में पैदा होने लगेगा। तो इसमें क्या होता है, सिंक्रोनस मोटर की फील्ड वाइंडिंग में भी इसके फील्ड जो करंट है उसके मान में भी एक्साइटेशन को जब बढ़ाया जाता है तो आर्मेचर करंट के एक्साइटेशन करंट के मध्य एक कर्व खींचा जाता है। तो एक्साइटेशन का मान घटाएंगे बढ़ाएंगे तो एक कर्व बनेगा, और यही कर्व शेप को यहाँ पर वी कर्व के रूप में जाना जाता है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वी कर्व है ये एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है कि आपने एक्साइटेशन क्या किया। तो इसमें जो उत्तेजना है अर्थात कि एक्साइटेशन, ये करंट के मध्य एक कर्व खींचा जाता है और इसी को अंग्रेजी की आकार, अंग्रेजी का जो शब्द है वी, इसको वी शब्द के वी कर्व के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट। इसे वी कर्व के नाम से, ये इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड के वी से जाना जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो इसमें विशिष्ट एक्साइटेशन पर आर्मेचर करंट का मान न्यूनतम और शक्ति गुणांक जो होता है वो इकाई होता है, यूनिटी होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर नो लोड और हाफ लोड और फुल लोड, इन तीनों लोड के बीच में यहाँ पर हम कर्व को खींचेंगे, क्योंकि हमारे पास जो कर्व है ये नो लोड, हाफ लोड, नो लोड, हाफ लोड और फुल लोड, ये तीनों लोड पर कर्व खींचा जाता है स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा ये तीनों लोड पर वी कर्व को खींचा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए अब यहां पर ये जो सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर को ही तुल्यकाली मोटर कहा जाता है। सिंक्रोनस मोटर को ही तुल्यकाली मोटर, तुल्यकाली मोटर कहा जाता है स्टूडेंट। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है, हिंदी इंग्लिश नेम दोनों आपको पता रहना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्साइटेशन और एक्साइटेशन को जब बढ़ाते हैं इसी वजह से आर्मेचर की करंट और फील्ड वाइंडिंग की करंट, इन दोनों के मान में सडनली चेंजेस होने लगता है, जिसके कारण हमें वी कर्व प्राप्त होता है। क्लियर है स्टूडेंट? तो अब यहाँ पर वी कर्व जब हम देखेंगे तो वी कर्व दोनों के बीच में हमें देखने मिलेगा स्टूडेंट। तो वी कर्व को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर वी कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर इस टाइप से हम इसे समझेंगे स्टूडेंट। चलिए जब भी वी कर्व के बारे में बात करेंगे तो ये नो लोड, फुल लोड और हाफ लोड, ये तीनों लोड के लिए इसको डिजाइन किया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जो वी कर्व खींच रहे हैं वो किस किस के बीच में खींच रहे हैं, आर्मेचर करंट के बीच में और फील्ड करंट के बीच में। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सिंक्रोनस मोटर में कई बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किस किस के बीच में खींचा जाता है। सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट? इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जब एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या क्या होता है इसे हम देखेंगे। ये वी कर्व किस टाइप से बनेगा, यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगा दोस्तों वी कर्व, और यहाँ पर इस पॉइंट पर आके 0 होगा और फिर यहाँ से मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट?
बीच वाला जो पॉइंट है वो यूनिटी पावर फैक्टर होगा। बीच वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने क्या किया, इसको पावर फैक्टर के रूप में डिवाइड कर दिया। तो 0 से यहाँ हाफ मतलब कि बीचों बीच तक ये हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसमें लैगिंग पावर फैक्टर में जो आर्मेचर करंट होगा वो मिनिमम होगा। लैगिंग पावर फैक्टर में जो आर्मेचर की जो करंट होगी, आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट, आर्मेचर ARM लिख दिए तो आप समझ जाइएगा स्टूडेंट, ये आर्मेचर है, शॉर्टकट में ऐसे ही लिखा जाता है। आर्मेचर वाइंडिंग WDG लिख दिए तो वाइंडिंग हो जाता है। तो आर्मेचर वाइंडिंग में फ्लो होने वाली ये मिनिमम करंट है दोस्तों, मिनिमम करंट। तो ये आर्मेचर की मिनिमम करंट है, आर्मेचर करंट जिसे कहेंगे। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, और जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने मिलेगी। तो जब वी कर्व खींचा जाता है सीधी लाइन से, तो ये जो बीच वाला जो पॉइंट होता है दोस्तों, ये लैगिंग पावर फैक्टर के लिए होता है। अर्थात कि यहाँ पर लैगिंग पावर फैक्टर मतलब होता है पीछे की ओर, पीछे की ओर। तो यहाँ पर पावर फैक्टर जो हमें मिलेगा वो लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा, क्योंकि ये सब पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सब पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो लैगिंग पावर फैक्टर पीछे की ओर होता है। लैगिंग पावर फैक्टर मतलब कि पीछे की ओर, यहाँ पर करंट पीछे हो जाएगा और वोल्टेज आगे हो जाएगा। तो ये लैगिंग पावर फैक्टर होगा दोस्तों। तो ये इसको मानेंगे हम लैगिंग पावर फैक्टर वाला एरिया, अर्थात पश्चगामी पश्चगामी शक्ति गुणांक, पश्चगामी शक्ति गुणांक। तो ये हो गया पश्चगामी शक्ति गुणांक। अब बीच में यदि जब देखेंगे तो यहां से यहां तक का जो बीच मिड पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट यूनिटी पावर फैक्टर होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यूनिटी पावर फैक्टर में नॉर्मल एक्साइटेशन कहते हैं इसे, या इसे 100% एक्साइटेशन कहते हैं। 100% एक्साइटेशन पिछली क्लास की वीडियो में हमने ये सब पढ़ा चुका है स्टूडेंट। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व, सिंक्रोनस मोटर का वी कर्व, और इसके बाद पढ़ेंगे एंटी वी कर्व। तो पश्चिगामी शक्ति गुणांक आपको कहां से कहां तक मिलेगा, इसका कर्व शेप ये मिड पॉइंट तक मिलेगा स्टूडेंट। क्लियर है? बीच वाले पॉइंट में इकाई शक्ति गुणांक मिलेगा, इसे कहेंगे हम इकाई शक्ति गुणांक, इसे कहेंगे इकाई शक्ति गुणांक। क्लियर है स्टूडेंट? या यूनिटी पावर फैक्टर। तो इकाई शक्ति गुणांक में इसमें क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। यहाँ पर पावर फैक्टर का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि ये जो भाग है, इसके बाद वाला भाग ये है लीडिंग पावर फैक्टर का। तो बीच में सबसे पहले लैगिंग पावर फैक्टर हुआ, अर्थात कि इसमें करंट जो आर्मेचर करंट है वो पीछे की ओर होगी। क्लियर है स्टूडेंट? उसके बाद हम देखेंगे तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यदि देखा जाए तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। चलिए इसे इरेज करते हैं। यहां पर इस टाइप से लिख सकते हैं, पावर फैक्टर इज लेस देन आर्मेचर करंट। तो ये आर्मेचर करंट यहां पर पीछे हो जाएगी और वोल्टेज आगे हो जाएगा स्टूडेंट। यहां पर लीडिंग पावर फैक्टर अर्थात कि अग्रगामी शक्ति गुणांक, अग्रगामी शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। तो ये जो अग्रगामी शक्ति गुणांक है अर्थात लीडिंग पावर फैक्टर में, तो इसके 3 पॉइंट हमें हो गए दोस्तों। 3 पॉइंट क्या क्या मिला, इस मिड पॉइंट पे हमें क्या मिला, यहां से यहां तक लैगिंग पावर फैक्टर, जिसे कहते हैं पश्चगामी शक्ति गुणांक। बीच में मिला हमें यूनिटी पावर फैक्टर अर्थात की इकाई शक्ति गुणांक, इकाई शक्ति गुणांक या इकाई पावर फैक्टर। उसके बाद यहां से यहां तक ये थर्ड पॉइंट जो हमें मिला दोस्तों, ये मिला लीडिंग शक्ति पावर फैक्टर या शक्ति गुणांक। तो लीडिंग पावर फैक्टर अर्थात कि अग्रगामी शक्ति गुणांक। तो यहां पर 3 फैक्टर हमें देखने को मिलता है, तीनों पावर फैक्टर पर यहां पर वी कर्व बनता है। तो लैगिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में आप देखेंगे और लीडिंग पावर फैक्टर की कंडीशन में देखेंगे तो नॉर्मल एक्साइटेशन ये हो जाएगा दोस्तों अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन की सिचुएशन हो जाएगी, ये हो जाएगी नॉर्मल एक्साइटेशन की सिचुएशन। और ये जो लीडिंग पावर फैक्टर वाली जो सिचुएशन होगी दोस्तों, ये होगी ओवर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन।
तो ये तीनों एक्साइटेशन को हम बहुत अच्छे से समझते हैं स्टूडेंट। इसमें देखा था तो यहां पर हमें देखने मिला था अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर इज लेस देन, यहां पर अंडर एक्साइटेशन में पावर फैक्टर इज लेस देन यहां पर मिला था दोस्तों, यहां पर पावर फैक्टर इसमें इक्वल मिला था और यहां पर ग्रेटर देन मिला था दोस्तों। तो तीनों तरीके से यहां पर हम इसको समझेंगे। तो बेसिकली जो वी कर्व है स्टूडेंट, ये आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाने वाला कर्व है। आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाने वाला कर्व है दोस्तों। चलिए यहां पर आप आगे देखेंगे तो आगे आपको एक चीज देखने मिलेगा स्टूडेंट कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व शो करता है, सिर्फ सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व शो करता है और यह फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाने वाला कर्व है। फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में खींचा जाने वाला कर्व है स्टूडेंट। तो ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किस किस के बीच में खींचा जाता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिए दोस्तों। सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व शो करता है और यह वी कर्व किस किस के बीच में करता है, फील्ड करंट के बीच में और आर्मेचर करंट के बीच में। फील्ड करंट ये रोटर पार्ट में होता है, रोटर पार्ट में लगा होता है फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग। और ये जो आर्मेचर जो करंट है, मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग में आर्मेचर करंट फ्लो होगी, तो ये स्टेटर पार्ट में होता है, स्टेटर पार्ट में लगा होता है स्टूडेंट। ये स्थिर भाग होता है, ये स्थिर भाग होगा। और यहाँ पर ये जो फील्ड करंट है रोटर का, ये घूमने वाला भाग होगा, घूमने वाला भाग होगा स्टूडेंट। तो ये दोनों को हमें याद रखना है, इन दोनों के लिए बारे में एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। अब यहाँ पर ईबी जो है, इन दोनों के बीच में फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम जब बनाते हैं स्टूडेंट यहाँ पर, तो बीच वाला जो पॉइंट होता है ये बैक ईएमएफ हो जाएगा, इसे कहेंगे हम बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ के बारे में जब देखें दोस्तों, तो ये जो बैक ईएमएफ है सिंक्रोनस मोटर में, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन अल्टरनेटर के समान ही होता है, इसीलिए दोस्तों इसमें जो बैक ईएमएफ होगा, यह बैक ईएमएफ जनरेटेड ईएमएफ के बराबर ही होता है सिंक्रोनस में। अब यहाँ पर जो लीडिंग पावर फैक्टर है और लैगिंग पावर फैक्टर है, यही पावर फैक्टर के एंगल पर डिपेंड करेगा कि पावर फैक्टर लीडिंग होगा कि पावर फैक्टर लैगिंग होगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, पावर फैक्टर लैगिंग और लीडिंग किस सिचुएशन में होता है, ये पावर फैक्टर एंगल पर डिपेंड करता है। क्लियर है स्टूडेंट, पावर फैक्टर एंगल पर डिपेंड करता है। क्लियर है स्टूडेंट, तो ये पावर फैक्टर एंगल पर डिपेंड करता है। वो कैसे करेगा, जिस तरीके से एंगल इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, उस तरीके से बैक ईएमएफ इसके पावर फैक्टर एंगल पर डिपेंड करता है। क्लियर है स्टूडेंट। अब जैसे कि ये हो गया V और EB के बीच में, अर्थात कि EB इज इक्वल टू V, ये कौन सी सिचुएशन होती है स्टूडेंट, ये होती है नॉर्मल एक्साइटेशन की। सेकेंड है EB इज लेस देन V, ये होती है अंडर एक्साइटेशन की। थर्ड है EB इज ग्रेटर देन V, ये होती है ओवर एक्साइटेशन, इसे कहेंगे ओवर एक्साइटेशन। क्लियर है स्टूडेंट, इसे कहेंगे अंडर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। और इसे कहेंगे स्टूडेंट नॉर्मल एक्साइटेशन। नॉर्मल एक्साइटेशन को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, नॉर्मल एक्साइटेशन को ही हम फुल एक्साइटेशन कहते हैं, नॉर्मल एक्साइटेशन, इसे ही फुल एक्साइटेशन या 100% एक्साइटेशन कहा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, ये आपको याद रहना चाहिए, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। अब जैसे जैसे पावर फैक्टर एंगल इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन में जब EB इज इक्वल टू V हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉर्मल एक्साइटेशन। तो 100% एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन पावर फैक्टर हो जाएगा अग्रगामी, पश्चगामी या लैगिंग, तो यहाँ हो जाएगा इकाई शक्ति गुणांक हो जाएगा स्टूडेंट, इकाई शक्ति गुणांक। ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में कई बार पूछा गया है स्टूडेंट। तो जैसे जैसे ही पावर फैक्टर एंगल को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पर EB इज ग्रेटर देन वोल्टेज, अर्थात कि सप्लाई वोल्टेज हो जाएगा, तो यहाँ पर लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, अर्थात कि अग्रगामी, अग्रगामी शक्ति गुणांक हो जाएगा स्टूडेंट, शक्ति गुणांक हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट,
इसके बाद जैसे हम यहाँ पर पावर फैक्टर को और एंगल को हम क्या करेंगे, ईबी इज लेस देन वी करेंगे, अर्थात कि जो बैक ईएमएफ का मान है ये ज्यादा हो जाए और सप्लाई वोल्टेज का मान कम हो जाए। ये जो वी है दोस्तों ये है सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। तो ये सप्लाई वोल्टेज किसको दिया जाता है दोस्तों, ये सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है सिंक्रोनस मोटर को, जिसे कहते हैं आप तुल्यकाली मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकाली मोटर को सप्लाई दिया जाता है, और यही तुल्यकाली मोटर को जो सप्लाई देते हैं स्टूडेंट, यही सप्लाई यहाँ पर हमें देखने मिलता है। तो सिंक्रोनस मोटर को जो सप्लाई देते हैं यही सप्लाई बैक ईएमएफ के लेस देन होगा, अर्थात कि बैक ईएमएफ इज लेस देन सप्लाई वोल्टेज, अर्थात कि सप्लाई वोल्टेज कम हो जाएगा और बैक ईएमएफ का मान बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तब की सिचुएशन में ये जो सिंक्रोनस मोटर है ये लैगिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगी, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर एक ऐसी मोटर है जो तीनों पावर फैक्टर पर वर्क करती है, अर्थात कि लैगिंग पावर फैक्टर, लीडिंग पावर फैक्टर और यूनिटी पावर फैक्टर, ये तीनों पावर फैक्टर पर वर्क करती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से इसका फेजर डायग्राम बनेगा और इस डायग्राम को आपको याद रखना है स्टूडेंट। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे इसमें। अब यहाँ पर जो वी कर्व है, वी कर्व, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव बताना चाहूंगा। वी कर्व में स्टूडेंट की जैसे जब भी यहाँ पर वी कर्व के बारे में पूछता है तो इस पॉइंट को नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार कर लीजिए, यहाँ से एक न एक क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है। इसमें जो फील्ड करंट है और फील्ड करंट को हम क्या कहेंगे, डीसी एक्साइटेशन। तो फील्ड करंट को या डीसी एक्साइटेशन को चेंज करने पर आर्मेचर करंट में होने वाले चेंजेस को हम इसमें शो करते हैं। अर्थात जो वी कर्व है स्टूडेंट, वी कर्व का काम, वी कर्व कहां से उत्पन्न हुआ, यह जब हम फील्ड करंट को अर्थात कि या डीसी एक्साइटेशन को हम चेंज करते हैं तब आर्मेचर करंट चेंज हो जाती है, और ये जो आर्मेचर करंट चेंज होती है इसी के कारण यहाँ पर वी कर्व बनता है, वी कर्व बनता है स्टूडेंट। क्लियर है स्टूडेंट? वी कर्व बनता है। तो क्लियर है स्टूडेंट? इतना सभी को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद देखते हैं कि एंटी वी कर्व क्या होता है। एंटी वी कर्व के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि जो इनवर्स वी कर्व है या एंटी वी कर्व है इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो इनवर्स वी कर्व क्या काम करता है इसके बारे में जानेंगे। यह भी कर्व जो है आपके सामने देखने मिलेगा। तो इनवर्स वी कर्व में या इन्वर्ट वी कर्व में या एंटी वी कर्व जो सिंक्रोनस मोटर में इन्वर्ट वी कर्व होता है स्टूडेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सिंक्रोनस मोटर में इन्वर्ट वी कर्व का काम क्या होता है, तो यहाँ पर दोस्तों ये पावर फैक्टर और डीसी एक्साइटेशन के बीच में खींचा गया कर्व है। तो यहाँ पर पावर फैक्टर cos फाई जिसे कहेंगे, पावर फैक्टर को cos फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट। तो ये cos फाई और यहाँ पर डीसी एक्साइटेशन के बीच में कर्व खींचा जाता है। जब डीसी एक्साइटेशन और वी कर्व के बीच में खींचा जाता है दोस्तों तो इसमें समझ में आता है एंटी वी कर्व। तो एंटी वी कर्व क्या हो जाएगा दोस्तों, यदि हम एक्साइटेशन करंट को और अधिक बढ़ा देते हैं तो पावर फैक्टर लीडिंग हो जाता है और आर्मेचर करंट बढ़ने लगती है दोस्तों। तो जिसके कारण यहाँ पर फील्ड करंट का मान अधिक हो जाएगा। तो ये फील्ड करंट का मान क्या हो जाता है दोस्तों, अधिक हो जाता है। आईएफ का मान यहाँ पर अधिक हो जाता है। तो फील्ड करंट का मान जब अधिक हो जाएगा तो फील्ड में एक्साइटेशन की जो करंट का सामान्य करंट का मान है वो अधिक हो जाएगा, अर्थात कि फील्ड जो करंट है उसमें एक्साइटेशन करंट के मान से अधिक हो जाएगा फील्ड करंट का मान। तो इन दोनों फील्ड को ओवर एक्साइटेशन रीजन कहते हैं या इसे अग्र क्षेत्र भी कहते हैं स्टूडेंट। तो अग्र क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर अग्रगामी और पश्चिमगामी फिर इसको इस तरीके से शो किया जाता है। तो एंटीवी कर्व में भी जब हम देखेंगे तो एंटीवी कर्व में यहाँ पर किस टाइप से डायग्राम बनेगा, एंटीवी कर्व में दोस्तों इस टाइप से डायग्राम बनेगा। तो ये जो डायग्राम बनेगा इस डायग्राम को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट?
तो यहाँ पर इस तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा इकाई शक्ति गुणांक, ये हो जाएगा इकाई शक्ति गुणांक, यहाँ पर क्या आ जाएगा इसी के अपोजिट में आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा इकाई अर्थात की यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर है स्टूडेंट, इकाई शक्ति गुणांक, इकाई शक्ति गुणांक। क्लियर है स्टूडेंट, और यहां पर हो जाएगा इस पॉइंट पर लैगिंग पावर फैक्टर, और यहां पर हो जाएगा इस पॉइंट पर लीडिंग पावर फैक्टर। तो तीन बिंदु मिलेंगे हमें, एक, दो और ये तीन, तीसरा है तीन। तो ये तीनों पॉइंट पर पावर फैक्टर का मान आपको अलग अलग मिलेगा स्टूडेंट। एंटी-वी कर्व किस किस के बीच में खींचा जाता है, तो ये पूछा जाता है, एक तो cos फाई अर्थात की पावर फैक्टर एंड किसके बीच में दोस्तों, डीसी एक्साइटेशन के बीच में। तो डीसी एक्साइटेशन को हम क्या कहते हैं, डीसी एक्साइटेशन को फील्ड करंट भी कहते हैं, अर्थात कि ये आईएफ और cos फाई के बीच में खींचा जाने वाला कर्व है। तो ये जो एंटी-वी कर्व होता है दोस्तों, यहाँ पर ये जो पावर फैक्टर का मान मिलेगा 0.2, 0.4, 0.6 और ये हो जाएगा 0.8 और उसके बाद हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर। तो यहाँ पर अलग अलग पावर फैक्टर पर अलग अलग कर्व बनेगा। यहाँ पर इस टाइप से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 0.2, तो 0.2 में रेफरेंस लाइन ये बनेगी स्टूडेंट, और 0.2 cos फाई ये जो है पावर फैक्टर का मान इतना होगा। तो इन दोनों के बीच का जब एंगल लेंगे यूनिटी पावर फैक्टर अर्थात की शक्ति गुणांक, तो यहाँ पर बीच वाला जो पॉइंट होगा ये यूनिटी पावर फैक्टर होगा अर्थात की इकाई शक्ति गुणांक का होगा। तो हाफ पार्ट हो जाएगा लैगिंग पावर फैक्टर का, सेकंड में हो जाएगा यूनिटी पावर फैक्टर अर्थात शक्ति गुणांक का। क्लियर है स्टूडेंट, और थर्ड में हो जाएगा लीडिंग पावर फैक्टर का। तो डीसी एक्साइटेशन अर्थात की फील्ड करंट और शक्ति गुणांक के बीच में इन्वर्ट वी कर्व, सिंक्रोनस मोटर का इन्वर्ट वी कर्व खींचा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट, इस तरीके से आप इन्हें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो कर्व खींचते हैं, तो इसके विपरीत क्या होता है, यदि शक्ति गुणांक अर्थात की cos फाई और फील्ड करंट IF के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, तो उसका जो आकार वो उल्टा वी कर्व होता है। तो यही उल्टा वी कर्व कहलाता है दोस्तों। cos फाई और फील्ड करंट अर्थात की डीसी एक्साइटेशन के बीच में जब हम ग्राफ को खींचते हैं तो ये उल्टा वी कर्व कहलाता है। तो इसे ही उल्टा वी कर्व कहते हैं, और यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उल्टा वी कर्व किस किस के बीच में खींचा जाता है। इसे ही हम एंटी वी कर्व कहते हैं दोस्तों, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है। क्लियर है स्टूडेंट, इसके बारे में जो तथ्य है, इस तथ्य को जानना बहुत जरूरी है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो तथ्य में क्या पूछा जाता है दोस्तों, यह लो एक्साइटेशन विथ पावर फैक्टर अर्थात की लो लैगिंग पावर फैक्टर, या ये बोल सकते हैं कि लो एक्साइटेशन विथ पावर फैक्टर, लो या लैगिंग पावर फैक्टर बोल सकते हैं। हाई एक्साइटेशन विथ पावर फैक्टर, तो ये लो अर्थात की लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। तो लो एक्साइटेशन में लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा, हाई एक्साइटेशन में लीडिंग पावर फैक्टर हो जाएगा। इसी का जो ग्राफ है स्टूडेंट वो इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। क्लियर है स्टूडेंट, इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से देखने मिलेगा, तो इसका जो ग्राफ है स्टूडेंट वो हमें इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हो जाएगा ईबी और सप्लाई वोल्टेज के बीच में, तो ईबी इज इक्वल टू वी इज इन यूनिटी पावर फैक्टर, ईबी इज ग्रेटर टू वी लीडिंग पावर फैक्टर, और ईबी इज लेस देन वी इज कॉल्ड लैगिंग पावर फैक्टर। तो ये तीनों पावर फैक्टर पर स्टूडेंट यह वर्क करती है, और जैसे जैसे एंगल को बढ़ाएंगे, एंगल को घटाएंगे, तो यहाँ पर इन्वर्ट वी कर्व है, तो इन्वर्ट वी कर्व में यह कर्व शेप हमें पश्चिगामी पहले मिलेगा और अग्रगामी बाद में मिलेगा दोस्तों। तो ये अग्रगामी और ये पश्चिगामी का होगा। तो इस तरीके से इसको हम स्टूडेंट समझ सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट, तो इसका जो मेन पॉइंट है इसे नोट करेंगे। मेन पॉइंट को जो एग्जाम में पूछा जाता है, मेन पॉइंट इसमें पूछा जाता है, ये नोट करके लिख लीजिए अपने कॉपी में, आप नोट करिए, कॉपी में नोट करो, इसे कॉपी में नोट करो स्टूडेंट। जो एग्जाम में पूछा जाता है स्टार लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। इन्वर्ट वी कर्व डीसी एक्साइटेशन और
फील्ड करंट परिवर्तित करने पर पावर फैक्टर में होने वाले परिवर्तन को शो करता है। तो ये इन्वर्ट वी कर्व स्टूडेंट डीसी एक्साइटेशन में अर्थात कि फील्ड करंट के मान में होने वाले परिवर्तन को और पावर फैक्टर में होने वाले परिवर्तन को अर्थात कि cos फाई पावर फैक्टर में होने वाले परिवर्तन को यह जो इन्वर्ट वी कर्व है, इन्वर्ट वी कर्व शो करता है स्टूडेंट। तो इन दोनों के बीच में इन्वर्ट वी कर्व खींचा जाता है। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है स्टूडेंट, आप इसे याद रखेंगे। और मैंने बताया था आपको वी कर्व किस किस के बीच में खींचा जाता है, तो वी कर्व जो खींचा जाता है स्टूडेंट यह आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है, और इन्वर्ट वी कर्व फील्ड करंट एंड पावर फैक्टर के बीच में खींचा जाता है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट, इसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास आज की पसंद आएंगी होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूले स्टूडेंट। जय हिंद।